पीएम कुसुम योजना। चलिए भाई, तो आगे बढ़ने पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। कौन सी योजना? पीएम कुसुम योजना। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना, पीएम कुसुम योजना, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूज करती है लोगों को। इसके बारे में एक्चुअल में लोगों को उतने अच्छे से डिटेल पता नहीं होती है ना। पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान उत्थान मिशन है ये, ठीक है ना, जिसके अंदर की कोशिश ये की जाती है कि जो किसान है वो अपने खेतों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोड्यूस करे और उसी से अपने खेत का काम जो वो चला ले। और यदि कोई सरप्लस एनर्जी उसके पास बच जाती है तो वो बेच दे। किसे बेच दे? डिस्कॉम को बेच दे, ताकि वो उसे आगे घरों तक पहुंचा सकेंगे। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर, बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है, वो किसानों के खेतों में जाता है। आज के समय में यदि सरकार ये कह दे कि हम किसानों को फ्री बिजली जो वो नहीं देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाएगा किसी भी पार्टी के लिए। जबकि हम बात करें, सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा इसके अंदर लग जाता है। जो हमारे घरों में बिजली आती है वो 8 रुपए यूनिट, 9 रुपए यूनिट के हिसाब से आती है। कमर्शियल जो दुकानें होती है वहां पर 12 रुपए यूनिट, 13 रुपए यूनिट लगती हैं। लेकिन राजस्थान सरकार 2000 यूनिट पर मंथ एग्रीकल्चर के लिए फ्री दे रही है। यानी कि मैं कमर्शियल रेट से इसकी कंपैरिजन करूं तो लगभग 26,000 रुपए पर मंथ की बिजली किसानों को फ्री दी जा रही है। इस वजह से सरकार को लगा कि कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, फ्री को तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाएगा ये। इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये है कि किसी तरीके से किसानों को ही सक्षम बना दे कि वो अपने खेतों में ही बिजली को प्रोड्यूस कर ले। आप कहोगे किसान खेतों में बिजली प्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि किसानों के द्वारा खेतों में क्या लगा दिए जाए? सोलर पैनल लगवा दिए जाएं। आप कहोगे दो इश्यूज हैं। पहला इश्यू ये है कि सोलर पैनल लगाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। दूसरा इश्यू ये है कि लगाएंगे कहाँ? तो यदि सोलर पैनल लगा लेंगे तो खेती कहाँ पर करेंगे? तो सरकार ने कहा कि भाई देखो, खेत के अंदर जो फसल यहाँ पर उगी हुई है, बहुत सारे ऐसी फसलें होती है जिनको छाया चाहिए होती है, तो यहाँ पर इस तरीके से सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा ऊंचाई पर, उसके नीचे फसलें उगा लो, उसके ऊपर सोलर पैनल हो जाए। और उन कुछ ऐसी फसलें होती है जिनको छाया चाहिए होती है तो छाया भी मिल जाएगी। तो सारी चीजें बढ़िया है। फिर दूसरा आता है कि यार इसमें खर्चा तो बहुत आता है। सरकार ने कहा कि कुछ हेल्प हम कर देंगे। तो इन सब उद्देश्यों के साथ में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम था पीएम कुसुम योजना। मार्च 2019 के अंदर शुरू की गई थी। 31 मार्च 2026 तक इसका टारगेट यह है कि हमें टोटल 34,800 मेगावाट, यानी कि 34.8 गीगावाट एनर्जी इसके माध्यम से प्रोड्यूस करनी है। कितनी? 34,800 मेगावाट। ये पहले टारगेट 30,800 मेगावाट था, उससे पहले 24,800 मेगावाट था। इसको लगातार बढ़ाते रहे हैं। अब सरकार ने नया टारगेट क्या रखा है? 34,800 मेगावाट। 30,800 मेगावाट डेटा पुराना हो गया, सरकार ने इसको बढ़ा दिया, 34,800 मेगावाट कर दिया। कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है इसे? तो आपको लगेगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चलाती होगी। नहीं, इसे चलाती मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, उसके द्वारा इस अभियान को चलाया जाता है। तो 3-4 जो बेसिक फैक्ट हमने पढ़े। पहली बात, मार्च 2019 से ये योजना शुरू हुई थी। 31 मार्च 2026 तक चलेगी ये योजना। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज को देखती है। टारगेट 34,800 मेगावाट का इसके अंदर रखा गया है। अब इस योजना को कब तक रखा गया है? ये 31 मार्च 2026 तक का। अब इस योजना को 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कंपोनेंट ए, बी और सी। एक एक करके हमें इन्हें देखना पड़ेगा कि क्या है ये कंपोनेंट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात कंपोनेंट ए, जिसमें जो किसान है वो या फिर कई सारे किसान मिलकर, जिसके लिए एक शब्द यूज होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत सारे किसान मिलकर
एफपीओ शब्द यूज होता है। तो आप तो छोड़ो कि कुछ किसान या फिर एक किसान अपने खेत में सोलर प्लांट लगाएगा, अपने खेत में एक प्रकार से सोलर प्लांट लगाएगा जो कि या तो ग्रिड से जुड़ा होगा या फिर किसी रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट से जो जुड़ा होगा। तो अपने खेत में क्या लगाएगा, एक प्लांट जो वो लगाएगा। कितनी कैपेसिटी का, तो एक किसान के द्वारा यहाँ पर 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक का ऐसे सोलर प्लांट किसानों के द्वारा खेतों में लगवाए जाएंगे। कितने से, 0.2 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक का, 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक का। और ऐसे प्लांट को हम जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट के नाम से जानेंगे। अभी तक हमने क्या जाना, किसान या किसानों का समूह सोलर प्लांट लगाएगा जो या तो ग्रिड से जुड़े होंगे या फिर किसी रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट से जुड़े होंगे। इसकी कैपेसिटी जो 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक होगी और इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट के नाम से जानेंगे। यहां से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, पावर का जनरेशन होगा, पावर बनेगी और पावर बनने के बाद ये बेच दी जाएगी किसे, डिस्कॉम को। डिस्कॉम क्या होते हैं, तो डिस्कॉम होते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो राजस्थान सरकार ने अलग अलग प्रकार के डिस्कॉम बना रखे हैं। जैसे एक है जयपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, क्या है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ऐसे ही है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऐसे ही है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जिस तरीके से अलग अलग डिस्कॉम्स बना रखे हैं। तो किसान अपनी जो बिजली है वो किसे बेचेंगे, इन डिस्कॉम को बेचेंगे। ये डिस्कॉम जो वो खरीद लेंगे। कितने पैसे में खरीदेंगे, तो जो स्टेट ईआरसी ने डिसाइड किया है उतने पैसे में खरीदेंगे। तो यहां पर हम थोड़ा सा समझ लें स्टेट ईआरसी क्या होती है, थोड़ा सा चीज को समझना। भाई हमारे यहां पर एक कमीशन होता है, उसका नाम है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसको मैं ईआरसी के नाम से जानता हूं। ये राजस्थान का है इसलिए ईआरसी बन जाता है, गुजरात का होता तो जीईआरसी बन जाता, इस तरीके से। तो ये एक कमीशन होता है। इस कमीशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने रुपए पर यूनिट खरीदी जाएगी। किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, RERC के द्वारा, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कितने रुपए में ये इलेक्ट्रिसिटी खरीदी जाएगी। थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको चलूं तो थोड़ी सी एक बात और बता दूं। हमारे देश में एक कानून है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। उसके तहत दो संस्थाएं बनाई गई है, एक जिसका नाम है CERC यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और एक होता है स्टेट ERC, अलग अलग राज्यों के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो कितने रुपए में घरों तक मिलेगी, ये सारी चीजें कौन निर्धारित करता है, CERC। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा, SERC के द्वारा। तो अब हम यहां पर ये कह रहे हैं, ओवरऑल पर्पज मेरा बताने का ये था ताकि आपको एक इंस्टीट्यूशनल किस तरीके का सेटअप है हमारे यहां पर वो समझ हो। वापिस चलते हैं कंपोनेंट ए पर। कंपोनेंट ए के अंदर हमने देखा कि जो किसान है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो डिस्कॉम्स को बेचेंगे। कितने पैसे में बेचेंगे, जो कि तय किया है किसने, स्टेट ERC ने, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने तय किया है। और इसमें जो तय किया है वो है 3.40 रुपए पर यूनिट। कितने में तय किया है, 3.40 रुपए पर यूनिट। इतने रुपए में ये इलेक्ट्रिसिटी जो उनको बेच दी जाएगी। अब मान लो कि उनकी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है वो बनी 10,000 रुपए की, ठीक है ना। तो अब उनकी जो खुद की जो खर्च हुई है, चलो एक बार अभी इसको छोड़ देते हैं अपन। तो इस तरीके से जो वो किसको बेच दी जाएगी, डिस्कॉम्स को जो बेच दी जाएगी। डिस्कॉम को क्या फायदा होगा, क्या डिस्कॉम केवल मीडिएटर के तौर पर ही काम कर रहा है क्या, क्योंकि ये योजना तो किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट के जो डिस्कॉम्स है उसको भी तो कुछ फायदा दो, तो उसको भी एक फायदा मिलेगा। 3.40 रुपए तो वो किसानों को दिलवा देंगे और 0.40 रुपए पर यूनिट वो डिस्कॉम्स को भी मिलेंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है ये। क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव,
यानी कि इनको भी ये पैसे मिलेंगे, या फिर पूरे मेगावाट के हिसाब से बात करो तो 6.6 लाख रुपए मिल जाएंगे। या तो यूनिट के हिसाब से ले लो या फिर मेगावाट के हिसाब से ले लो, जो भी कम है वो पैसे मिल जाएंगे आपको। यूनिट के हिसाब से बात करोगे तो 0.40 रुपए यूनिट मिल जाएंगे, और पूरे मेगावाट के हिसाब से बात करोगे तो 6.6 लाख पर मेगावाट जो वो मिल जाएंगे। ओवरऑल मुझे फिर से बताओ पूरी कहानी क्या है। मैं फिर से आपको पूरी कहानी समझा देता हूं कि जो कंपोनेंट ए है उसमें क्या होगा, जो किसान होगा वो अपने खेत में क्या लगवाएगा, सोलर प्लांट जो है इस तरीके से लगवाएगा। इस सोलर प्लांट जो कि ग्रिड से जुड़ा होगा, इस सोलर प्लांट से जो भी पावर जनरेशन होगी वो बेची जाएगी किसे, डिस्कॉम्स को। डिस्कॉम जो है डिस्कॉम्स को बेची जाएगी। ये डिस्कॉम जो है वो कितने पैसे में खरीदेंगे वो तय किया है RERC ने। कितने पैसे में तय किया है, 3.40 रुपए पर यूनिट के अंदर तय किया है। डिस्कॉम्स को क्या मिलेगा, डिस्कॉम्स को मिलेगा 0.40 रुपए पर यूनिट या फिर 6.6 लाख रुपए पर मेगावाट, ये उसको मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल हमने देखा कि भाई किसानों को भी फायदा है, डिस्कॉम्स को भी यहां पर फायदा हो रहा है। इस तरीके से सरकार का उद्देश्य है 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। 10,000 मेगावाट टोटल तो कितनी है, 34,800 मेगावाट, उसमें से 10,000 मेगावाट इस कंपोनेंट से करनी है। अच्छा, ये जो सोलर प्लांट किसानों द्वारा लगाए जा रहे हैं ये कितने कैपेसिटी के हैं, 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के हैं। 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के हैं। ये है पूरा कंपोनेंट ए, जिसको कि हमने डिटेल में समझा। इसलिए डिटेल में समझा क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में राजस्थान सरकार ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम के रूप में जो है चिन्हित किया है। कितनी योजनाओं को, 25 योजनाओं को। 25 योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम बताया है। अब तो एक तो दिमाग में आपके ये आएगा कि फ्लैगशिप स्कीम क्या होती है। फ्लैगशिप स्कीम और कुछ खास नहीं होता, बस इतना सा है कि सरकार इनके ऊपर विशेष ध्यान रखेगी, इसकी विशेष मॉनिटरिंग करेगी कि कितनी क्या इसकी प्रोग्रेस जो वो हुई है। तो पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अपने खेत में बिजली प्रोड्यूस करने का और इवन उससे पैसे कमाने का ऑप्शन जो यहां पर दिया जा रहा है। तो मार्च 2019 में शुरू हुई, 31 मार्च 2026 तक जो है 34,800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज को चला रही है। इसके कंपोनेंट ए के तहत खेतों के अंदर सोलर पैनल प्लांट लगवाए जाएंगे जो कि ग्रिड से जुड़े होंगे, जिसकी कैपेसिटी 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट होगी, जिससे पावर जनरेशन जो होगी वो डिस्कॉम्स खरीदेंगे। कितने पैसे में खरीदेंगे, जो कि RERC ने निर्धारित किया है उतने में खरीदेंगे। 3.40 रुपए पर यूनिट का उन्होंने डिसाइड किया है। और जो डिस्कॉम है उसको क्या फायदा होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव उसको मिलेगा 0.40 रुपए पर यूनिट या फिर 6.6 लाख रुपए मेगावाट के हिसाब से उसको मिलेंगे। यह था हमारा पूरा कंपोनेंट ए। इस कंपोनेंट ए को राजस्थान सरकार ने 2 अलग अलग फेजेस के अंदर चलाया है। जो पहला फेज था, इस कंपोनेंट ए के बारे में यदि अपन यहां पर देखें तो इसका उद्देश्य है क्या, वही किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि का यूज कर लेना। इसका जो पहला फेज था उसको चलाया जा रहा था किसके द्वारा, RRECL के द्वारा। एक संस्था है जिसका नाम क्या है, RRECL। ध्यान रखना ये जो संस्था है अपन ने अभी जो थोड़ी देर पहले देखी उस संस्था का नाम क्या था, RERC, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो अलग था। वो पैसे निर्धारित करता है सिर्फ। ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही थी, फर्स्ट फेज में ये चलाई जा रही थी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी निगम लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RRECL के द्वारा चलाई जा रही थी पहले फेज में। फिर सरकार को लगा कि यार RRECL को क्यों अपन बीच में लेके आ रहे हैं, एक्चुअल में बेचना किसको है, डिस्कॉम को, तो क्यों ना डायरेक्ट किसको बेच दो, डिस्कॉम को बेच दो। डायरेक्ट किसको बेच दो, डिस्कॉम को बेच दो। तो अब सेकंड फेज के अंदर ये योजना जो चल रही है इसका कार्यान्वयन राजस्थान डिस्कॉम को सौंप दिया गया। RRECL का बीच में काम क्या है, इसलिए फेज 1 के अंदर जो था RRECL ने लगवाए थे, लेकिन फेज 2 के अंदर जो है राजस्थान डिस्कॉम्स को ही सौंप दिया गया है। ये पूरी बात है, ठीक है। अब देखो एक बात मैंने ये कही थी कि भी ये जो सोलर प्लांट जो होंगे ये ग्रिड से जुड़े होने चाहिए, इसलिए ये कहा गया कि ये जो सब स्टेशन होंगे इसकी 5 किलोमीटर की परिधि में जो स्थित भूमि है वहीं पर लगाए जा सकते हैं।
नहीं समझे? मैंने क्या कहा था, जो सोलर प्लांट लगाए जाएंगे वो किससे जुड़े होने चाहिए? ग्रिड से जुड़े होने चाहिए। तो ग्रिड से जुड़े हो, बहुत दूरी पर होगा ग्रिड से, तो कैसे भाई, वो कैसे आप पैसा कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम तक पहुंचाओगे कैसे? इसलिए कहा गया ये जो सब स्टेशन है इसे 5 किलोमीटर की स्थित भूमि में ही लगाए जा सकते हैं। और फेज 2 को इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? राजस्थान डिस्कॉम के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। राजस्थान ने अपना लक्ष्य कितना रखा है? 1,000 मेगावाट। भारत सरकार ने टोटल कितना रखा था? 10,000 मेगावाट। उसमें से राजस्थान सरकार का योगदान कितना रहेगा? 1,000 मेगावाट। और राजस्थान सरकार ने डिवाइड और कर दिया कि डिस्कॉम्स को ये काम करना है। कितने डिस्कॉम है? 3। तो जयपुर वाला डिस्कॉम 335 मेगावाट इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा। जो अजमेर वाला है वो 330 करेगा, और जोधपुर वाला भी 335 करेगा। और अरे यार, यहाँ पे 3.40 नहीं, सॉरी 3.04 था ना, मैंने 3.40 बोल दिया था, 3.04। ये पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यदि नहीं आई तो मैं एक बार वापस जो है इस पूरी बात को आपको समझा देता हूं। देखो भाई, अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया। फिर से सुनेंगे। मैंने आपको बताया कि मार्च 2019 में शुरू हुई थी, 31 मार्च 2026 तक चलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको देखती है। टारगेट टोटल ये है। कंपोनेंट ए में क्या होगा? सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, फार्मर लगाएंगे या फिर कुछ किसान मिलकर लगाएंगे, जो ग्रिड से जुड़े होने चाहिए और या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट से जुड़े होने चाहिए। इसलिए कहा गया कि ग्रिड की 5 किलोमीटर की परिधि में लगाओगे, कैपेसिटी ये होनी चाहिए। इसको रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट के नाम से जानेंगे। पावर जनरेशन जो होगी वो डिस्कॉम खरीदेंगे। कितने पैसों में? जो कि प्री फिक्स्ड टैरिफ है। कितना है? 3.04 है। 3.04 है। किसने डिसाइड किया है? स्टेट ईआरसी ने डिसाइड किया है। डिस्कॉम्स को क्या फायदा होगा? ये फायदा जो डिस्कॉम्स को होगा। राजस्थान सरकार इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रही है? राजस्थान सरकार जो है इसको 2 फेजेस के अंदर, अलग अलग फेजेस के अंदर इंप्लीमेंट किया है। पहले फेज के अंदर क्या हुआ था? पहले फेज के अंदर इसको चलाया जा रहा था किसके द्वारा? RRECL के द्वारा, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा था। सेकंड फेज में ही किसको दे दिया? सेकंड फेज में ही दे दिया डिस्कॉम को। कितना टारगेट दिया है? 1,000 मेगावाट का। इसमें से जयपुर वाले को कितना दिया है? 335 मेगावाट का। अजमेर वाले को कितना दिया है? 330 का। और जोधपुर वाले को कितना दिया है? 335 मेगावाट का यहाँ पर टारगेट जो वो दिया गया है। पूरे भारत सरकार का टारगेट कितना है? 10,000 मेगावाट। ऑल दो पूरा पीएम कुसुम के अंदर कितना है? 34,800। लेकिन इसमें से जो कंपोनेंट ए है उसका कितना है? 10,000 मेगावाट। क्या ये पूरी बात, पूरी कहानी डिटेल में आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात की किसकी? कंपोनेंट ए की। अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, और वो है कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी में क्या होगा? देखो भाई, कंपोनेंट ए के अंदर क्या कर रहे थे? तो कंपोनेंट ए के अंदर हम लगा रहे थे सोलर प्लांट। कंपोनेंट ए के अंदर हम क्या कर रहे थे? कंपोनेंट ए में हम लगा रहे थे सोलर प्लांट। लेकिन भाई सोलर प्लांट लगाने के लिए खूब सारी जगह चाहिए, बहुत सारे बहुत सारा खर्चा आएगा, है ना। और फिर उसके बाद एरिया भी वो हमने कहा उस परिधि में ही होना चाहिए। इसलिए पॉसिबल नहीं है, सब किसानों के लिए सोलर प्लांट लगाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसानों को जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं खेतों में, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन किस चीज का होता है? सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, वो होता है आपके जिसको मैं कहूंगा पंप, एग्रीकल्चर पंप, जिसके माध्यम से पानी खींच के लाया जाता है और फसलों तक पहुंचाया जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा इसका होता है। तो फिर सरकार ने एक ऑप्शन दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप सोलर प्लांट नहीं लगा सकते तो आप एक काम करो, एग्रीकल्चर पंप आपने जो लगा रखे हैं, अभी वो चल रहे हैं आपके जनरेटर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, एक काम कर लो, उनका सोलराइजेशन करवा लो। क्या करवा लो? उनका सोलराइजेशन करवा लो, वो सोलर एनर्जी से चला लो। बात समझ में आ गई? कि जो एग्रीकल्चर पंप आपने लगा रखे हैं उसका केवल सोलराइजेशन करवा लो, पूरे सोलर प्लांट वगैरह नहीं लगते, कोई बात नहीं। जो कंपोनेंट सी है वो भी लगभग इसी प्रकार का है। वो क्या कहता है? ये तो है स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए। किसके लिए? स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए। स्टैंड अलोन सोलर पंप का मतलब ये हुआ कि जो जनरेटर से चल रहे, अकेला बस पंप ही है, वो जो सीधे पूरे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा नहीं हुआ है। जबकि जो कंपोनेंट सी जो है वो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़ा हुआ सोलर पंप है, जो एग्रीकल्चर पंप है उसके लिए। बात समझ में आई क्या? जो
कंपोनेंट बी है वो एग्रीकल्चर पंप कौन से हैं, जो कि अकेले ही हैं इन द सेंस कि वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी के जो तार है ना उससे नहीं जुड़े हुए, जनरेटर से चल रहे हैं। अब जनरेटर से ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो हो ही रही है, तो इसलिए उसका सोलराइजेशन कर रहे हैं। जबकि जो सी वाले जो है वो ग्रिड से जुड़े हुए हैं, जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जाती है उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार कह रही है कि भाई जो अलग से हैं उनको भी सोलराइजेशन करवा लो, और जो मतलब इस तरीके से है जो कि ग्रिड के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी सोलराइजेशन करवा लो। तो कंपोनेंट बी के अंदर क्या बताया गया है, एग्रीकल्चर पंप का क्या करवा लिया जाए, सोलराइजेशन करवा लिया जाए, उसको सौर ऊर्जा पर चला लो। तो उसको सौर ऊर्जा पर चलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, तो उसको सौर ऊर्जा पर चलाने के लिए यानी कि कंपोनेंट बी में स्टैंड अलोन सोलर पंप फॉर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए स्टैंड अलोन जो सोलर जो पंप है उसका सोलराइजेशन जो आप करवा लो, ठीक है ना। तो इस तरीके की बात जो यहां पर बताई गई है। इसमें क्या कुछ सहायता, तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम यहां पर जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 30% दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए का यदि इस काम में खर्च आया तो उसका 30,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दे दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे ही 30% पैसा हम दे देंगे, तो वहां पर भी 30,000 पैसा जो राज्य सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। बाकी भी बचा कितना रुपया, 40 रुपया, तो सरकार ने कहा कि इस 40 में से भी 30 रुपया हम आपको लोन के रूप में दिलवा देंगे। आपको अपने पल्ले से कितने रुपए खर्च करने, 10 रुपए। लाभार्थी को सिर्फ कितने रुपए खर्च करने, 10 रुपए। 30% लोन दिलवा देंगे, 30% स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। इवन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, कोई पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर तो केंद्र सरकार 50% पैसा दे देती है अनुदान के रूप में। वहां पर केंद्र सरकार 50% दे देती है, राज्य सरकारें 30% देती है, ऋण 30% दिलवा दिया जाएगा और 10% लाभार्थी को देने होंगे। इस तरीके का क्या है कंपोनेंट बी, जिसमें क्या किया जाएगा, स्टैंड अलोन सोलर पंप फॉर इरिगेशन। पूरे भारत में ऐसे कितने जो सोलर पंप लगाने हैं, 14 लाख। पूरे भारत में ऐसे कितने सोलर पंप लगवाने हैं, 14 लाख। बात क्लियर है। अब चलते हैं कंपोनेंट सी पर। कंपोनेंट सी क्या कहता है, कंपोनेंट सी कहता है जो कि ग्रिड से जुड़े हुए हैं उनका भी सोलराइजेशन करवा लो भाई। कुछ किसान कहेंगे कि नहीं भी यार वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, मैं अकेला क्या ही करवाऊं, मैं अकेला क्या ही उसका सोलराइजेशन करवाऊं। सरकार कहती है एक काम करो, कुछ किसान मिलकर एक साथ उसका सोलराइजेशन करवा लो, जिसको फीडर सोलराइजेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, फीडर सोलराइजेशन। फीडर सोलराइजेशन क्या होता है कि जैसे मान लो नहर है, नहर के बाद आगे पानी निकालकर जिसको फीडर बोला जाता है, वहां से पानी जो वो जाता है। तो यहां पर इस फीडर पर ही यहीं पर ऐसे पंप लगा लो जिसमें कि कई सारे किसान एक साथ मिलकर सोलर पंप जो वो लगा लेंगे। तो फीडर सोलराइजेशन करवा लो। अकेला नहीं करवाना चाहते तो फीडर सोलराइजेशन करवा लो। तो जो कंपोनेंट सी है वो क्या कह रहा है, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप या फिर फीडर सोलर सोलराइजेशन। बात समझ में आई क्या। तो इस तरीके से हमने कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी के बारे में जाना। जो कंपोनेंट सी है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया जो कि किससे जुड़े हुए हैं, ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप है उनकी बात चल रही है, या फिर फीडर लेवल सोलराइजेशन की बात चल रही है। फीडर लेवल समझ गए कि कई किसान मिलकर करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कैसे कितने करने हैं, तो 35 लाख सोलर पंप का सोलराइजेशन करना है, फीडर सोलराइजेशन करना है, ठीक है ना। और इसमें से राजस्थान का टारगेट कितना है, राजस्थान का टारगेट है 4 लाख पंप का। राजस्थान का टारगेट कितना है, 4 लाख पंप का राजस्थान का टारगेट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी समझ में आया होगा। ये योजना कहलाती है आपके पीएम कुसुम योजना, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में फ्लैगशिप स्कीम के रूप में चिन्हित की गई है। तो इस तरीके से मैं पूरी बात को एक बार फिर से समराइज कर दूं कि ये जो योजना है, इस योजना के तहत इस योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो इसकी की गई थी शुरुआत 2019 के अंदर की गई थी। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से चलाती है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए के अंदर सोलर प्लांट लगवाने हैं, किसान लगवाएंगे या फिर कई सारे किसान मिलकर लगवाएंगे। ग्रिड कनेक्टेड होना चाहिए, इसलिए वो 5 किलोमीटर की जो परिधि के अंदर होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम को बेचेंगे। डिस्कॉम से कौन खरीदेगा, सॉरी डिस्कॉम कितने पैसों में खरीदेगा, जो RERC ने निर्धारित किया है, जो कि 3.04 रुपए पर यूनिट पे किया है। इसके लिए जो डिस्कॉम को भी
पैसे मिलेंगे, 0.40 रुपए पर यूनिट या फिर 6.6 लाख रुपए पर मेगावाट पैसे मिलेंगे। टारगेट ये है कि 10,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करनी है। अकेले राजस्थान ने 1,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने का इसमें टारगेट रखा है। पहले फेज को RRECL के द्वारा चलाया जा रहा था, सेकंड फेज को जो है वो डिस्कॉम्स को डायरेक्ट दे दिया गया और डिस्कॉम का 1,000 मेगावाट के टारगेट को डिवाइड कर दिया गया। जयपुर वाला 335 मेगावाट, अजमेर वाला 330 मेगावाट और जो है जोधपुर वाला भी 335 मेगावाट। उसके बाद कंपोनेंट बी पड़ा। कंपोनेंट बी के अंदर हमने देखा स्टैंड अलोन सोलर पंप जो है उनका, सॉरी स्टैंड अलोन जो पंप है उनका सोलराइजेशन करना है। टोटल 14 लाख पंपों का ऐसे सोलराइजेशन करना है। 7.5 जो हॉर्स पावर जो है उसके तक होने चाहिए, कई जगह पर 10 लिखा रहता है, अभी तक ऑथेंटिक वाला 7.5 ही मान लेना, 10 लिखा हो तो उसको करेक्ट कर लेना 7.5, ठीक है ना। और इसमें देखा कि केंद्र सरकार 30% पैसा देती है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में 50% पैसा दे देती है, राज्य सरकार 30% देती है, 30% लोन दिलवा दिया जाएगा और 10% जो लाभार्थी को खुद को देना होगा। कंपोनेंट सी के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो आपके फीडर वाला सोलराइजेशन करना और जो ग्रिड से जुड़े हुए हैं उसका सोलराइजेशन करने की बात चल रही है। इसके अंदर 35 लाख पंपों का करना है, उसमें से अकेले राजस्थान का टारगेट 10 लाख का है। आप देखोगे राजस्थान का टारगेट लगभग 10% के आसपास रहता है। उधर देखा था 10,000 की, पूरे भारत में 10,000 करना था, राजस्थान ने 1,000 मेगावाट का टारगेट रखा। यहां पर पूरे भारत के अंदर 35 लाख पंप लगाने हैं, राजस्थान ने 4 लाख पंप का लगभग 10-12% के आसपास का रखा। ये थी पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और पीएम कुसुम योजना आपको पहली बार इतने अच्छे से समझ में आई होगी।